नमस्कार दोस्तों, मैं द्रोण आईसीएस टीम की तरफ से शिवम जो सीटेट की क्लास चल रही थी जिसमें सामाजिक विज्ञान खंड के तहत जो पॉलिटी का इसमें टॉपिक था उसी को आगे बढ़ाते हुए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी डेली करंट अफेयर अपडेट, यानी कि आपको 6 AM पे करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाएगा। और दोस्तों ऊपर आई बटन पे जा करके लेटेस्ट प्लेलिस्ट के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें आप वॉच कर सकते हैं। चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक विकास। ब्रिटिश काल के तहत संवैधानिक विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंग्रेजी शासन यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय संविधान की नींव किस प्रकार से पड़ती है, तो हम लोग देखेंगे। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की नींव ब्रिटिश शासन द्वारा कंपनी को दिए गए विभिन्न चार्टरों पर आधारित है, जिनका हम क्रमवार विवरण देखेंगे। तो देखेंगे कि किस प्रकार से जो है कंपनी को रेगुलेट किया जाता है, किस प्रकार से नए नए एक्ट आते हैं। तो उन्हीं की लिस्ट में सबसे पहला हमारा जो स्टार्ट होता है कंपनी का शासन, यानी कि 1737 टू 1858। इस वजह से इसका डेट, क्योंकि इतने के बीच के कार्यकाल में कंपनी के शासन के तहत इसके एक्ट बनते हैं, जबकि 1857 के बाद जो हमारा पहला स्वतंत्रता युद्ध होता है उसके बाद से कंपनी का शासन ताज के शासन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद फिर अगली प्रणाली स्टार्ट होती है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से कि सबसे पहले कौन सा एक्ट आया जिसके तहत इसको रेगुलेट किया गया। तो पहला हमारा आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है इसमें प्रावधान? क्या प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। दोस्तों इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि 1765 में हम लोग देखते हैं कि 1765 में क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश को प्राप्त हो जाती है, जिसके बाद फिर उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे से वो उनको रेगुलेट करना होता है। अब रेगुलेट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो नियम कानून चाहिए, जिसके तहत सबसे पहला हमारा जो नियम बन के आता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। देखते हैं इसमें क्या इनकी प्रणाली है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, नियमित और नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये पहला कदम उठाया जाता है कंपनी के शासन के तहत। उसके बाद पहली बार कंपनी के प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल, प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। चलते हैं इसमें और क्या क्या प्रावधान रहते हैं, तो हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं। बंगाल के गवर्नर को पहला आता है कि बंगाल के गवर्नर को जब 1773 में 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें क्या होता है, चलते हैं। पहला रहता है बंगाल के। इसमें क्या प्रावधान रहते हैं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसमें पहला है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया जाता है, यानी इसकी जो पदवी होती है इसको बढ़ाया जाता है। तो इसे हम जानेंगे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया जाता है। इसकी सेकेंड विशेषता में देखते हैं कि ऐसे पूछा जाता है कि हमारे पहले गवर्नर जनरल बंगाल कौन हुए। तो इसमें हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल पहले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कलकत्ता में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कलकत्ता में 1774 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जामों में, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई। इसमें एक बड़ा मुख्य क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में आया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो होता है वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि
कलकत्ता में पहला उच्चतम न्यायालय बना, उसे कौन हुए? तो इस नाम को हम लोग जान सकते हैं सर एलिजा एम्पे, यानी सर एलिजा एम्पे बंगाल के कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश हुए, मुख्य न्यायाधीश। अगली विशेषता पे हम लोग पहुंचते हैं। तो ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, यानी पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। हम लोग इसके नेक्स्ट खंड पे चलते हैं। हमारा 1774 के बाद कौन सा एक्ट है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। हालांकि इसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट होता है उसमें बेहतर प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन उसके पहले 1781 यानी 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को देखा जाए तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आता है। बेसिकली इसका बस यही मतलब होता है। तो जैसा कि इसमें लिखा है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर कर ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, पारित किया है। इसमें विशेष प्रावधान नहीं थे, ये एक तरीके से 1773 जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसी की कमियों को दूर करने के लिए बेसिकली लाया गया था। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो अदा करेगा हमारा नेक्स्ट जो एक्ट होता है वो 1784 का यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट होता है, इसमें बहुत प्रावधान किए जाते हैं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इसमें मूलभूत जानकारी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर द्वारा पुनः स्थापित किया गया। इसी कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया गया है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल एंड कमर्शियल या बोल सकते हैं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। यानी पहला एक था जिसके तहत कंपनी के कार्यों को राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों में विभक्त किया गया, अलग अलग किया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक हम लोग इसमें देखेंगे कि निदेशक मंडल, यानी निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया गया है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है निदेशक बोर्ड, क्या होता है निदेशक मंडल और क्या होता है निदेशक बोर्ड। तो समझते हैं, इसमें निदेशक बोर्ड को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई। यानी इसमें जो निदेशक मंडल था उसे कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों पर ध्यान देना था, जबकि राजनीतिक मामलों का प्रबंधन इसके नियंत्रक बोर्ड या बोल सकते हैं इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंपा गया। इसमें हम लोग एक बार और देखते हैं कि इसी एक्ट के तहत कंपनी का द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। इसमें हम और इसकी विशेषता देखते हैं कि नियंत्रक बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियों को कंट्रोल करे। आगे इसकी स्लाइड के अगले खंड में देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ एंड भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश के आधिपत्य क्षेत्र को किस बार इस चीज को शो किया गया। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जिसे हम अधिनियम के रूप में जानते हैं 1786 यानी 1786 का अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे हम सही तरीके से जान सकते हैं। इसलिए गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई इस एक्ट अधिनियम के तहत तथा विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को रद्द कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें हम लोग इतना ही जानेंगे। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कंपनी की व्यापारिक अधिकारों को, हम लोग इस बात को पीछे से भी समझना चाहें तो देखेंगे कि जब कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी तो कंपनी को दक्षिण पूर्व यानी पूर्व एशिया में व्यापार करने का इनको अधिकार दिया गया था, जो कि वहाँ की जो महारानी थी। तो बार बार इसे हम लोग देखेंगे कि इसको 20-20 सालों में बढ़ाया जाता है वहाँ से इसका। तो इसमें देखते हैं कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों हेतु बढ़ाया गया। नियंत्रण अधिकरण के सदस्यों का वेतन
भारतीय कोष से दिया जाने लगा। इस बात को हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट मानेंगे कि किस एक्ट के तहत नियंत्रण अधिकरण के जो सदस्य हैं उनका वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। तो वो हमारा 1793 का चार्टर एक्ट होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है 1813 यानी 1813 का चार्टर अधिनियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, तो इसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इस अधिनियम की विशेषताओं में हम लोग जब देखेंगे थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। हम लोग इसी चीज़ को सबसे पहले देखे थे कि उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ समाहित कर दी जाती हैं। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसमें ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। इसमें एक महत्वपूर्ण और बात जानना हम लोग जानेंगे कि इस 1813 के अधिनियम के तहत 1813 के अधिनियम के तहत इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे। हम लोग अभी जो चर्चा किए थे उसमें हम लोग 1833 के चार्टर अधिनियम की चर्चा कर दिए, जबकि हम लोग बैक जा करके इसे 1813 के अधिनियम की विशेषता 1813 अधिनियम की विशेषताओं पर हम लोग एक बार गौर करते हैं कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम होता है उसमें यद्यप उसका चीन से व्यापार एवं चाय के साथ व्यापार का अधिकार बना रहा। हम लोग जो पीछे बात पर डिस्कस किए हैं उसी को पुनः हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो हमने बताया वो 1833 का चार्टर अधिनियम था। तो इसी पर हम लोग फिर से चर्चा करते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ समाहित कर दी गई। इस प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक क्वेश्चन और बनता है कि वो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो हम लोग जानेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाए गए। इसमें हम लोग और ही देखना चाहेंगे कि चाय के व्यापार का तथा चीन के साथ व्यापार का इसमें एक इम्पोर्टेंट बात हम लोग जानेंगे कि जो हमारा चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार बना रहा था किस अधिनियम में, 1813 के अधिनियम में, उस चाय और चीन के साथ व्यापार के अधिकार को भी 1833 के अधिनियम के तहत हटा दिया जाता है, उसके को भी खोल दिया जाता है। या हम बोल सकते हैं कि उसके 18 चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया जाता है। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार ऐसी सरकार का निर्माण किया जाता है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, जिसमें पहली बार ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का नियंत्रण था। हम लोग चलते हैं 1833 के अधिनियम के बाद हमारा आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 20 साल के बाद इनका चार्टर एक्ट आता है, जो कंटिन्यू इसी हिसाब से चलता रहता है, 13, 33 और 43 के बाद 53। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम में। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया। इसमें देखेंगे 1853 का जो चार्टर अधिनियम होता है उसमें गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसको डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग 1853 के अधिनियम को थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करते हैं, इसमें किस किस प्रकार का प्रावधान किया जाता है। तो इसमें बोला जाता है इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जैसा कि हम लोग समझ भी चुके हैं, इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया है, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी की प्रक्रिया की जरूरत थी। इसकी हम डेप्थ में जाकर इतनी चीज़ों को जान लेंगे।
आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा आगे आता है, हम लोग जानते हैं कि 1773 से लेके 1853 तक, इसमें क्या होता है कि कंपनी के शासन के तहत हमारे एक्ट आते हैं, अधिनियम आते हैं, जबकि 1857 की जो हमारा क्रांति होती है उसके बाद कंपनी का शासन ताज के शासन में बदल जाता है, और इसके बाद जो आते हैं वो ताज के शासन के तहत अधिनियम आते हैं 1858 से लेके 1947 तक। तो हम लोग देखते हैं कि ताज के शासन के बाद जो पहला अधिनियम आता है वो 1858 में आता है, यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि 1857 में भारत में सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह के बाद ही 1858 का अधिनियम अस्तित्व में आया। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, जो कि उस टाइम में वहाँ की महारानी हुआ करती थी। गवर्नर का पदनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि गवर्नर के पदनाम को किस एक्ट के तहत, सॉरी इसमें अधिनियम के तहत बोल सकते हैं, किस अधिनियम के तहत वायसराय के पदनाम में परिवर्तित किया गया। तो हम लोग जानेंगे 1858 का जो भारत शासन अधिनियम होता है उसमें गवर्नर जनरल पदनाम को भारत का वायसराय नाम दिया गया, जो ब्रिटिश भारत में ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी वो ताज की तरफ से शासन करने वाला। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है कि वो पहला वायसराय कौन था जो कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रथम वायसराय बना। तो हम लोग देखेंगे लॉर्ड कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय नियुक्त हुए 1858 की शासन अधिनियम के तहत। इसमें हम लोग और देखेंगे कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड का जो पद नाम था इसको खत्म कर दिया, जो कि इसके पहले 1773 में हम लोग देखते हैं कि इसका प्रावधान किया जाता है। इसमें हम लोग एक और जोड़ना चाहेंगे कि इसमें एक नए पद का सृजन किया जाता है। वो नया पद कौन होता है, उसमें इसमें प्रावधान किया जाता है कि भारत के सचिव का पद, यानी भारत के सचिव पद का सृजन किया जाए, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत एक भारत सचिव के पद का सृजन किया जाता है, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता है, ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भारत का सचिव बनाने का पद दिया जाता है जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत सचिव का पद का जिस सृजन किया जाता है 1858 के भारत शासन अधिनियम में, उसके लिए उसके कार्यप्रणाली की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है, जो कि एक सलाहकार समिति होती है। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे 1857 के कानून का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें देखेंगे प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिक्षण, उसका नियंत्रण हो सकता है। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानते हैं कि इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन तो किया गया है, जो एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, जो भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था। हम लोग देखेंगे कि 1858 के अधिनियम के बाद अप्रॉक्स 3 साल बाद 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें किन किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है। तो देखेंगे वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। ये तो रही इसके तहत जानकारी, लेकिन हम इसको और ढंग से जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसके द्वारा कानून की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के लिए नामांकित कर सकता था। 1862 में, जो कि उस टाइम में लॉर्ड कैनिंग, जो हमारे प्रथम वायसराय भी थे, लॉर्ड कैनिंग ने भारत में 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत सदस्य के रूप में शामिल किया।
इसमें हम लोग ये भी देखेंगे इसने वायसराय को परिषद के कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसमें इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है किस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो हम लोग जान सकते हैं कि 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद हम लोग जहाँ पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट में, तो हमारा आता है इसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें हम लोग जानते हैं इसमें किन किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है, तो इसके तहत देखते हैं तो लिखा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, परंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। विधान परिषदों में कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य या बोल सकते हैं गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई जाती है, जैसा कि हम लोग इसमें समझ भी चुके हैं। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है उसमें बहुमत जो होता है वो सरकार का ही रहता है, या बोल सकते हैं सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना रहता है। इसके बाद भी इसमें हम लोग और देखते हैं, इसमें विधान परिषदों कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो कि इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें कार्यपालिका बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि बहुत बार पूछा जाता है क्या इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग किया गया। हम लोग इसमें देखेंगे कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम में कहीं पर भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि गैर सरकारी सदस्य के रूप में संख्या जरूर बढ़ाई जाती है। तो चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं होता है। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया नाम दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है। हम लोग जानते हैं कि उस टाइम पर यहाँ पर किसका शासनकाल चल रहा होता है, तो हम लोग देखते हैं कि मार्ले मिंटो यानी इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी करके बुलाया जाता है, जिसमें मार्ले इसके वायसराय होते हैं, मिंटो सचिव होते हैं, जिसमें मिंटो यहाँ के वायसराय होते हैं। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय के पद पर आसीन होते हैं। हम लोग 1909 के अधिनियम की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करें, तो चलते हैं इसमें देखते हैं इसकी विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम होता है। तो इसमें देखते हैं कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि का हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग देखते हैं केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या को बढ़ाकर 16 से, इस संख्या को हम लोग याद रखेंगे, 16 से 60 कर दिया, यानी 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और प्रांतीय विधान परिषदों में भी इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसमें हम लोग देखते हैं इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को तो बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति दी गई 1909 के भारत शासन अधिनियम में। देखेंगे इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प आदि रखना। इसमें लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे कि इसमें पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट का संकल्प रखना आदि को सम्मिलित किया जाता है। हम लोग इसमें और जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भारतीय वायसराय को गवर्नर जनरल की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, जिसमें हम लोग जानेंगे, इस नाम को हम लोग बराबर याद रखें कि हमारे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति थे भारत के जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा SN सिन्हा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो पहले भारतीय थे जो एक तरीके से गवर्नर बोल सकते हैं वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले व्यक्ति बने। इसमें एक और फैक्ट को हम लोग जानेंगे कि इस अधिनियम ने पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया।
बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई या पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो हम लोग जानेंगे कि वो 1909 का मार्ली मिंटो अधिनियम ही रहता है जिसमें मुस्लिमों पर पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यदि हम लोग जानना चाहें कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्या होती है तो इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम के तहत जिसे लॉर्ड मिंटो का सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 20 अगस्त 1917 को भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना को अपना उद्देश्य बताया और भारत शासन अधिनियम 1900 बनाया जो कि 1921 से लागू हुआ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1909 का भारत शासन अधिनियम भारत में कब अप्लाइड फॉर्म में आया, कब उसको लागू किया गया। तो 1921 में इसको लागू किया जाता है। इसको देखते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जिसको 1921 में लागू किया गया था, जिस प्रकार से 1909 के भारत शासन परिषद अधिनियम को लॉर्ड मिंटो के अधिनियम के रूप में जानते हैं, उसी प्रकार भारत शासन अधिनियम 1919 को लॉर्ड या बोल सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो भारत के सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय के रूप में होते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम की विशेषताओं पर हम लोग गौर करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम रहता है। बारी बारी से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं इनमें किन किन चीज़ों का प्रावधान किया जाता है, क्योंकि ये विस्तृत अधिनियम होता है जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो पहला प्रावधान इसमें बनाया जाता है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया। पहली बार केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक फिर भी बना रहा। यानी केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों को तो अलग किया जाता है, लेकिन इसका जो ढांचा है वो सेंट्रलाइज बोल सकते हैं केंद्रीय बना ही रहता है। अब चलते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय सूची प्रांतीय सूची क्या होता है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें प्रांतीय विषयों को फिर से दो भागों में विभक्त किया जाता है। वो कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक बोलते हैं उसको हस्तांतरित, दूसरा होता है आरक्षित। क्या होता है हस्तांतरित? हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर शासन करता है और वह इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता है जो विधान परिषद के उत्तरदायी होते हैं। यानी हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता है जो इस कार्य पर मंत्रियों की सहायता लेता है जो विधान परिषद के उत्तरदायी होते हैं। दूसरी तरफ इसका विषय बनाया जाता है आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता है जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। शासन की दोहरी व्यवस्था की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही की जाती है। एक बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत शासन की दोहरी व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रहती है। इसके हम आगे के खंडों को समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने जाना था कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है। इस अधिनियम में उस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को और इंक्रीज किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है। उस अधिनियम में हम लोगों ने देखा था 1909 के भारत शासन अधिनियम में मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के तहत आरक्षण दिया गया। इसमें हम देखते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों को भी इंक्लूड किया जाता है, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत के तहत निर्धारित किया जाता है। इस कानून ने
इस कानून के तहत संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया जाता है। यदि हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किस कानून के तहत सीमित मात्रा में मताधिकार प्रदान किया जाता है, तो 1919 की भारत शासन अधिनियम में, जिसमें मताधिकार भी जो होता है वो संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर दिया जाता है। इसमें हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे। इसने पहली बार इस 1919 की भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया जाता है और राज्य सभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है 1919 की भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके बाद हम लोग इसकी जो मुख्य जानकारी है, इसके बाद हम देखते हैं कि इस अधिनियम के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है भारत शासन अधिनियम 1935। चलते हैं हम लोगों को जो नेक्स्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसके बारे में देखते हैं लिखा, निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने में ब्रिटिश शासन द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग, जिसको साइमन कमीशन के रूप में जानते हैं, कि गठन की घोषणा की गई। तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 1927 में, जिसकी अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिसका भारत में प्रबल विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में सभी के सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। तो हम लोग इसके बाद हम लोग भारत शासन अधिनियम के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसके हम लोग देखते हैं कि इसका जो आगे का खंड है, या हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग भारत शासन अधिनियम के खंड को डेप्थ में समझ लेते हैं, उसके आगे खंड को हम लोग अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस अपडेट के बारे में जानते हैं। तो समझते हैं कि 1935 का अधिनियम क्या होता है। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन के गठन में एक मील का पत्थर साबित होता है और इसमें रियासतों को एक इकाई की तरह माना जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज होता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज होता है, जिसमें यदि हम समझने के तौर पर देखें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियों का प्रावधान होता है भारत शासन अधिनियम 1935 में। हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, क्या होते हैं, तो हम बारी बारी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा है, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया किस अधिनियम के तहत भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 होता है, जिसमें राज्य और रियासतों के बीच को एक इकाई की तरह माना गया। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, क्वेश्चन पूछा जाता है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में, तो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसमें हम लोग और देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो इसमें जो संघ बनाने की इसका जो प्रक्रिया थी उसमें देशी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य था। और इसमें क्या होता है कि आगे चलकर देशी रियासतें कभी इसमें संघ के रूप में शामिल नहीं होती हैं, तो ये अधिनियम कभी भी अप्लाइड फॉर्म में नहीं आ पाता है। इसकी और विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करें तो देखते हैं इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। हम लोग अभी जब इसके पहले 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट की गई थी। अब उस प्रणाली का 1935 के अधिनियम के तहत उनको खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया जाता है। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया जाता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ये व्यवस्था 1937 में शुरू होती है और इसे 1939 में ख़त्म कर दिया जाता है, जब हम लोग देखते हैं कि बिना पूछे इस भारत सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में जब इंक्लूड कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तो ये व्यवस्था अपने आप क्लोज हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस व्यवस्था के तहत हम लोग देखे थे कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। उस द्वैत शासन व्यवस्था को इसने केंद्र में
को इस केंद्र में इस द्वैध शासन व्यवस्था को स्टार्ट किया जाता है, या बोल सकते हैं शुभारंभ किया जाता है। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ता है। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकारें त्यागपत्र दे देती हैं 1939 में। अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था को चालू किया गया था। तो इसमें देखते हैं कि इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम में द्विसदनीय विधान परिषद की व्यवस्था की गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार किया। देखते हैं कि हम लोग 1909 में मुस्लिमों के लिए, 1919 में उस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को और इंक्रीज किया जाता है। 1935 में इसको बढ़ा करके दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए भी इसको बढ़ा दिया जाता है। इसमें मताधिकार का विस्तार किया जाता है। लगभग 10% जनसंख्या को, यानी भारत शासन अधिनियम के तहत 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार दिया जाता है कि वो मताधिकार मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखते हैं, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग या 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। तो ये रही भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। और इसके बाद इसके नेक्स्ट खंड के लिए हम लोग अगले लेक्चर में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी के रूप में आपको दे दें कि हमारा डेली MCQ सीरीज जो कि 7:30 PM में उपलब्ध की जाती है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि 20-20 क्वेश्चन के रूप में इंडियन पॉलिटी, जो हमारा डे बाई डे शेड्यूल है, उसमें आपको मिलेंगे। जिनको जरूर उसमें शामिल हो उनको सॉल्व करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।